कक्षा 11 चैप्टर 4 संस्कृत तथा सामाजिककरण। परिचय। समाज की तरह संस्कृत शब्द को भी बार बार तथा कभी कभी अस्पष्ट ढंग से प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। रोजमर्रा की बातों में संस्कृत कला तक सीमित है अथवा कुछ वर्गों या यहाँ तक कि देशों की जीवन शैली की तरफ संकेत करती है। समाजशास्त्री एवं मानव विज्ञानी उन सामाजिक संदर्भों का अध्ययन करते हैं जिनमें संस्कृत विद्यमान है। वे संस्कृत को अलग से लेकर इसके विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपको अनजानी जगह या प्रदेश का पता लगाने के लिए एक मानचित्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह से समाज में व्यवहार करने के लिए आपको संस्कृत की आवश्यकता होती है। आप देख लें, क्रियाकलाप के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति का अपनी संस्कृति में कैसे अभिवादन करेंगे? क्या आप विभिन्न व्यक्तियों, मित्रों, बुजुर्गों, संबंधियों, विपरीत लिंगी एक समूह के व्यक्तियों का विभिन्न प्रकार से अभिवादन करेंगे? अपने किसी अटपटे अनुभव की चर्चा कीजिए जब आप नहीं जानते थे कि किसी व्यक्ति का अभिवादन किस प्रकार किया जाए। क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि आप साझी संस्कृति को नहीं बांटते थे, परंतु अगली बार आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। इस तरह आपका संस्कृत संबंधी ज्ञान बढ़ता है तथा स्वयं पुनः व्यवस्थित होता है। संस्कृत एक सामान्य समझ है जिसको समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा और विकसित किया जाता है। किसी भी समूह की आपसी सामान्य समझ इसे अन्य से अलग करती है, इसे एक पहचान प्रदान करती है। लेकिन संस्कृत कभी भी परिष्कृत उत्पाद नहीं होती, ये सदा परिवर्तनशील और विकसित होती है। इसके तत्व लगातार जुड़ते, घटते, विस्तारित, संकुचित और पुनः व्यवस्थित होते रहते हैं। इसके फलस्वरूप संस्कृतियाँ प्रकारात्मक इकाई के रूप में गतिशील रहती हैं। व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य समझ विकसित करने और विभिन्न चिन्हों तथा संकेतों से वे सही अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती हैं। अर्थ का सृजन सामाजिक सद्गुण है जिसे हम परिवारों, समूहों तथा समुदायों में अन्य व्यक्तियों के साथ रहकर सीखते हैं। हम परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा साथियों के साथ विभिन्न सामाजिक परिवेशों में अंतःक्रिया द्वारा विभिन्न साधनों तथा तकनीकों के साथ साथ अभौतिक चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करना सीखते हैं। इसमें से अधिकांश ज्ञान की जानकारी हमें व्यवस्थित ढंग से मौखिक रूप से या किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे अंतःक्रिया पर ध्यान दें कि कैसे शब्द तथा चेहरे के हाव भाव बातचीत में अर्थ संप्रेषित करते हैं। इस सीखने की प्रक्रिया से हमें समाज में अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता मिलती है। आप पहले ही परिस्थिति एवं भूमिकाओं के बारे में जान चुके हैं। परिवार में हम प्रारंभिक सामाजिकरण को सीखते हैं, जबकि स्कूल तथा अन्य संस्थाओं में द्वितीयक सामाजिकरण होता है। इस बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। विविध परिवेश, विविध संस्कृतियाँ। मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों जैसे पहाड़ों तथा मैदानों, जंगलों तथा स्वच्छ स्थलों, रेगिस्तानों तथा नदी घाटियों, द्वीपों तथा मुख्य भूमि में रहते हैं। वह विभिन्न सामाजिक स्थानों जैसे कि गांव, कस्बों तथा शहरों में भी रहते हैं। विभिन्न वातावरणों में प्राकृतिक तथा सामाजिक स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति विभिन्न नीतियाँ अपनाते हैं। इससे जीवन जीने के विभिन्न तरीकों या संस्कृतियों का विकास होता है। आप देख लें, यहाँ पर यात्री ने ऑटो चालक से पूछा, इंदिरा नगर। यहाँ वह क्रिया जिससे प्रश्न का अर्थ संप्रेषित होता है वह आंखों के संकेत में निहित है। बाहर थी रात, या क्या आप चलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हाँ हुआ तो चालक अपना सिर पिछली सीट की ओर हिला देगा। यदि उत्तर ना हुआ, जैसा कि अक्सर होता है और प्रत्येक बंगलोरवासी जानता है, तो वह चला जाएगा, या वह मुंह बनाएगा जैसे कि उसने कोई गलत शब्द सुन लिया हो, या मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाएगा जैसे कि वह खेद व्यक्त कर रहा हो। यह उस क्षण की स्थिति के अनुसार होगा। तस्वीर देखें आप। विभिन्न तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। चर्चा कीजिए, प्राकृतिक परिवेश संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। प्रकृति के अनुरूप यातायात के साधन। भारत में तमिलनाडु तथा केरल के समुद्री किनारे के साथ साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों को प्रभावित करने वाले
26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के विध्वंस के दौरान अपनाई गई सुरक्षा की तकनीकों में विषमताएं इसका प्रमाण थी। मुख्य भूमि तथा द्वीपों के लोग अपेक्षाकृत आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। इन द्वीपों के मछुआरे तथा सेवा कार्मिक सचेत नहीं थे। इन्होंने अत्यधिक विध्वंस को सहन किया है। इसमें अनेक लोगों ने जानें गंवाई। दूसरी ओर द्वीपों में रहने वाली आदिम जनजातियों ने, जैसे कि ओंगे, जारवा, ग्रेट अंडमानी और सोपेन्स, जिनकी आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच नहीं है, अपनी अनुभवी जानकारी के आधार पर आपदा का पूर्वानुमान लगा लिया। ऊंचाई वाले स्थानों पर जाकर अपना बचाव कर लिया। इससे पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच होने से आधुनिक संस्कृत द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति से बेहतर नहीं होती। अतः संस्कृतियों को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु प्रकृति द्वारा आरोपित दबावों का सामना करने की इनकी पर्याप्त क्रियाकलाप देखें। विद्यार्थी अपने क्षेत्र के अतिरिक्त कम से कम किसी एक क्षेत्र के बारे में पता लगाएं कि प्राकृतिक वातावरण, खाने पीने की आदतों, निवास के प्रतिमान, कपड़ों तथा देवी देवताओं की पूजा करने के तरीकों को कैसे प्रभावित करता है। इनकी पर्याप्त या अपर्याप्त योग्यता के आधार पर इन्हें जांचा जरूरी जा सकता है। संस्कृत की परिभाषा। सामान्यतः संस्कृत शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा चित्रकला में परिष्कृत रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। यह परिष्कृत रुचि लोगों की असांस्कृतिक आम व्यक्तियों से अलग करने के लिए रखी गई थी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हम स्वयं चाय के स्थान पर कॉफ़ी को प्राथमिकता देते हैं। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप। भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द के समतुल्य शब्दों की पहचान कीजिए। वे किस प्रकार से संबंधित हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्री संस्कृति को व्यक्तियों में विभेद करने वाला साधन नहीं मानते, परंतु जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी संस्कृति स्वयं की संस्कृति का विकास करती है। अंग्रेज विद्वान एडवर्ड टायलर संस्कृति एक पूर्व मानव विज्ञानी परिभाषा देते हैं। संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक निर्जातीय अर्थ में एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अनुक्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। चर्चा कीजिए कि यह चित्र किस तरह की जीवन शैली को दर्शाता है। तुलनात्मक महत्व दिया है। इसके लिए उन्होंने किसी स्रोत विशेष के पानी को लोगों द्वारा पवित्र माने जाने का उदाहरण दिया। क्या आपने इसके आगे आप चलें, पहले देख लें इसको, फिर चर्चा करते हैं। मानव विज्ञान के प्रकारात्मक स्कूल के संस्थापक पोलैंड के ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की 1884 से 1942 में 2 पीढ़ियों के बाद लिखा। संस्कृत में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियाँ, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदतें तथा मूल्य शामिल हैं। मेलिनोवस्की किलफोर्ड गेट्स ने सुझाव दिया था कि हम मानवीय क्रियाओं को पुस्तक में दिए गए शब्दों की तरह देखते हैं, उन्हें संदेश का संप्रेषण करते हुए देखते हैं। मानव प्राणी है जो अपने स्वयं के बुने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है। मैं संस्कृत को यही जाल मानता हूँ। हमारी खोज किसी आकस्मिक व्याख्या के लिए नहीं है, परंतु एक ऐसी व्याख्यात्मक परिभाषा के लिए है जिसका अर्थ निकलता है। इसी तरह लेस्ली व्हाइट ने संस्कृत को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को अर्थ देने वाले साधन के रूप में तुलनात्मक महत्व दिया। इसके लिए उन्होंने किसी स्रोत विशेष के पानी को लोगों द्वारा पवित्र माने जाने का उदाहरण दिया है। क्या आपने मेलिनोवस्की की परिभाषा में कोई ऐसी चीज़ देखी है जो टायलर की परिभाषा में नहीं है। कला के अतिरिक्त टायलर द्वारा सूचीबद्ध की गई सभी वस्तुएं अभौतिक हैं। इसका कारण यह नहीं है कि टायलर ने स्वयं कभी भी भौतिक संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वह संग्रहालय के अध्यक्ष थे तथा मानव विज्ञान पर उनके अधिकांश लेख विश्व के विभिन्न समाजों की कलाकृतियों तथा औजारों की जांच पड़ताल पर आधारित हैं, जहाँ की उन्होंने कभी कोई यात्रा नहीं की। अब हम संस्कृत के बारे में उनकी परिभाषा को इसके अति सूक्ष्म तथा अमूर्त आयामों पर आधारित एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं, ताकि उनके अध्ययन में शामिल समाजों के बारे में व्यापक समझ प्राप्त की जा सके। मेलिनोवस्की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर फंस गए थे। तब उन्होंने इस बात की खोज की कि जिस
समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ लंबी अवधि तक रहना कितना महत्वपूर्ण है। इसके आगे चलकर क्षेत्रीय कार्य के परंपरा की स्थापना की, इसके बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। मानव विज्ञानी अध्ययनों में संस्कृत की बहुल परिभाषाओं ने अल्फ्रेड क्रोबार तथा क्लाइड ग्लूकोन संयुक्त राज्य के मानव विज्ञानी को 1952 में एक व्यापक संरक्षण कल्चर ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनिशंस। आप देखें, संस्कृति सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का एक तरीका है, लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है, व्यवहार का सारांश है, सीखा हुआ व्यवहार है, सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार है, सामाजिक धरोहर है जो व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है, बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानवीकृत दिशाओं का एक समुच्चय है, व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण हेतु एक साधन है। क्रियाकलाप के लिए आप देख लें, इन परिभाषाओं की तुलना करें ताकि आप इनमें से या इनके एक मिश्रण सबसे संतोषजनक परिभाषा का पता लगा सकें। ऐसा करने के लिए आप संस्कृत शब्द के परिचित प्रयोगों की सूची 18वीं शताब्दी में लखनऊ की संस्कृत, अतिथि सत्कार की संस्कृत या सामान्यतया प्रयुक्त शब्द पाश्चात्य संस्कृत बना सकते हैं। इन परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा है इन प्रत्येक परिचित प्रयोगों के अर्थ को सबसे अच्छी तरह संप्रेषित करती है कि प्रकाशन में मदद की। सर्वेक्षण में दी गई विभिन्न परिभाषाओं के कुछ प्रतिदर्श ऊपर दिए जा रहे हैं। इन परिभाषाओं की तुलना यह देखने के लिए करें कि इनमें से कौन सी परिभाषा या परिभाषा का समुच्चय आपको सबसे ज़्यादा संतोषजनक लगता है। आप शायद सबसे पहले बार प्रयुक्त शब्द तरीका, सीखना तथा व्यवहार को पाएंगे। हालांकि यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रत्येक शब्द प्रयोग कैसे किया है तो अर्थों के बदलाव को पाएंगे। पहली परिभाषा मानसिक तरीकों की बात करती है जबकि दूसरी जीवन के संपूर्ण तरीके की बात करती है। घ, अंग तथा च परिभाषाओं में संस्कृत के उस पक्ष पर बल दिया गया जो समूहों में तथा पीढ़ियों में आपस में बांटी जाती है, हस्तांतरित होती रहती है। अंतिम दो परिभाषाओं में पहली बार संस्कृत को व्यवहार निर्देशित करने के साधन के रूप में दर्शाया गया। एक बार फिर से आप देख लें, संस्कृत के संदर्भ में जो बातें की गई हैं, कितने भागों में किया गया, इन सारी चीज़ों को व्यक्ति को या विद्यार्थी को समझने की अत्यंत ज़रूरत है। आगे देखें, आप संस्कृत शब्द वाले उन वाक्यों की सूची बनाएं जो आपने सुने हो। अपने मित्रों तथा परिवार से संस्कृत का अर्थ पूछिए। संस्कृतियों के बीच अंतर के लिए उनके मानदंड क्या है। संस्कृत के आयाम, संस्कृत के 3 आयाम प्रचलित हैं। संज्ञात्मक, इसका संदर्भ हमारे द्वारा देखे या सुने गए व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया के सीखने से है। अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी को पहचानना, किसी नेता के कार्टून को पहचान करना। माने कि इसका संबंध आचरण के नियमों से है। अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना, निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन, भौतिक, इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप शामिल है। भौतिक पदार्थों में उपकरण या यंत्र भी शामिल हैं। उदाहरण, इसमें इंटरनेट, चेटिंग, जमीन पर कोलम बनाने के लिए चावल के आटे का उपयोग शामिल है। आपको ऐसा लग सकता है कि भौतिक संस्कृत विशेष रूप में कला के बारे में हमारी समझ संज्ञात्मक तथा मानकीय क्षेत्रों में जानकारी प्राप्ति किए बिना अधूरी है। यह सही है कि सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमारी विकासशील समझ इन सभी क्षेत्रों की जानकारी से बनेगी, परंतु हम पाएंगे कि एक समुदाय में जहाँ कुछ लोगों की साक्षरता की संज्ञात्मक निपुणता प्राप्त है, वहाँ वास्तव में निजी पत्र अन्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाना एक नियम सा बन गया है। परंतु जैसा कि हम नीचे पाएंगे, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर अलग अध्ययन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध हैं। संस्कृत के संज्ञानात्मक पक्ष, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष की पहचान इसी संस्कृति के भौतिक पक्ष जो कि वास्तविक या दिखाई देने वाले या सुनाई देने वाले, इसके मानकीय पक्ष जो कि सुस्पष्ट दिए गए हैं की पहचान करने की तुलना में कठिन होता है। संज्ञान का संबंध समझ से है। इस अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली समस्त सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं। साक्षर समाजों में विचार किताबों तथा दस्तावेजों में दिए होते हैं जो पुस्तकालयों, संस्थाओं या संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती हैं।
परंतु निरक्षर समाजों में दंत कथाएं या जनश्रुतियाँ याददाश्त में रहती हैं तथा मौखिक रूप में हस्तांतरित की जाती हैं। वहाँ मौखिक परंपरा के विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें अनुष्ठानों या उत्सवों के अवसर पर यह सब सुनाने तथा याद रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए विचार करें कि लेखन कैसे कला के उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित कर सकता है। वोल्टर ओंग ने अपनी प्रभावी पुस्तक ओरेलिटी एंड लिटरेसी में 1971 में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया कि जो यह बताता है कि लगभग 3000 विद्यमान भाषाओं में केवल 78 में साहित्य उपलब्ध है। ओंग सुझाव देते हैं कि अलिखित सामग्री की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। इसे याद रखने और आसान बनाने के लिए इसमें शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। किसी भी अनजानी संस्कृत के लिखित विवरण के पाठकों की तुलना में मौखिक क्रिया को श्रोता आसानी से ग्रहण करता तथा समझता है। मूल पाठ को जब लिखा जाता है तो वह विस्तारित हो जाती है। ऐतिहासिक तौर पर हमारे जैसे समाजों में साक्षरता केवल अधिक सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को ही उपलब्ध हुई है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों का प्राय इस बात की खोज से सरोकार रहा है कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया हो, उनके जीवन के लिए साक्षरता को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। इससे अप्रत्याशित उत्तर भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि एक सब्जी विक्रेता पूछता है कि उसको वर्ण अक्षर जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि वह दिमाग से गणना कर सकता है कि उसके ग्राहक को उसे क्या देना है। समकालीन विश्व हमें अत्यधिक रूप से लिखित एवं दृश्य रिकॉर्ड पर विश्वास करने की छूट देता है तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों को अभी भी उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को याद करने के लिए कहा जाता है और इसे लिखने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। हमें भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों, बहुविध माध्यमों, मोबाइल तथा इंटरनेट के प्रभावों की पूरी जानकारी नहीं है। क्या आप सोचती हैं कि ये नई प्रणालियाँ हमारी एकाग्रता की अवधि तथा संज्ञात्मक संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं? संस्कृत के मानकीय पक्ष में लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियाँ तथा कानून शामिल हैं। यह मूल्य या नियम ही हैं जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। समाजीकरण के परिणाम स्वरूप हम प्रायः सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं क्योंकि हम वैसा करने के आदी होते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियाँ होती हैं जो कि अनुरूपता को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक नियंत्रण के बारे में हम पहले ही अध्याय 2 में चर्चा कर चुके हैं। मानदंड अस्पष्ट नियम है जबकि कानून स्पष्ट नियम है। फ्रेंच समाजशास्त्री पियरे बोर्दियो ने हमें याद दिलाया है कि जब हम किसी अन्य संस्कृति के मानकों को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनमें कुछ अस्पष्ट आपसी समझ होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति उसे दी गई किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना चाहता है तो उसे उसी तत्परता से वापसी उपहार नहीं देना चाहिए, अन्यथा ऐसा दिखाई देगा कि वह मित्रवत व्यवहार के स्थान पर अपना ऋण अदा कर रहा है। कानून सरकार द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृत है। इसका पालन नागरिकों को अवश्य करना चाहिए। कानून स्पष्ट होते हैं, ये पूरे समाज पर लागू होते हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। यदि आपके घर में बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं है तो यह एक मानक है। यह केवल आपके परिवार के लिए है तथा सभी परिवारों पर लागू नहीं हो सकता है। हालांकि यदि आपको किसी दूसरे के घर से सोने की चैन चुराते हुए पकड़ा जाए तो आपने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत निजी संपत्ति के कानून का उल्लंघन किया है। इसके लिए आपको जांच के बाद सजा के रूप में जेल भेजा जा सकता है। कानून तो राज्य की सत्ता से बनते हैं, वे स्वीकार्य व्यवहार की सबसे अधिक औपचारिक परिभाषा है। जहाँ विभिन्न स्कूल विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मानक बनाते हैं, वहीं कानून उन सभी पर लागू होता है जो राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कानून के विपरीत मानक परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं। समाज के प्रभुत्वशाली हिस्से प्रभुता वाले मानक लागू करते हैं। अक्सर ये मानक भेदभावपूर्ण होते हैं, जैसे ऐसे मानक जो दलितों को समान कुएं या यहाँ तक कि पानी के समान स्रोत से पानी पीने की या औरतों को सार्वजनिक स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की अनुमति नहीं देते। संस्कृत के भौतिक पक्ष औजारों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों तथा यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन तथा संप्रेषण के उपकरणों से संदर्भित। नगरीय क्षेत्रों में चालित फोन, वादक यंत्रों, कारों तथा बसों, एटीएम, स्वतः गणक मशीनों
रेफ्रिजरेटरों तथा संगणकों का दैनिक जीवन में व्यापक प्रयोग तकनीक पर निर्भरता को दर्शाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांजिस्टर रेडियो का प्रयोग या उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए जमीन के नीचे से पानी ऊपर उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर पंपों का प्रयोग तकनीकी उपकरणों को अपनाए जाने को दर्शाता है। सारांश में संस्कृत के दो सैद्धांतिक आयाम हैं, भौतिक तथा अभौतिक। जहाँ संज्ञात्मक तथा मानकीय पक्ष अभौतिक हैं, वहीं भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत के एकीकृत कार्यों हेतु भौतिक तथा अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, परंतु जब भौतिक या तकनीकी आयाम तेजी से बदलते हैं तो मूल्यों तथा मानकों की दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ सकते हैं। इससे संस्कृत के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब अभौतिक आयाम तकनीकी विकास के साथ तालमेल बैठाने में असक्षम हो। संस्कृति तथा पहचान विरासत में नहीं मिलती, अपितु यह व्यक्ति और समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है। व्यक्ति को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका की पहचान प्रदान करती है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुविध भूमिकाएं अदा करता है। जैसे परिवार में व्यक्ति माता पिता या एक बच्चा हो सकता है, परंतु प्रत्येक विशेष भूमिका के लिए निश्चित उत्तरदायित्व तथा शक्तियाँ होती हैं। भूमिकाओं को प्रभावी बनाना पर्याप्त नहीं होता, इन्हें पहचान तथा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा प्रायः भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को मान्यता देकर किया जा सकता है। स्कूलों में विद्यार्थियों के पास अपने अध्यापकों अन्य विद्यार्थियों कक्षा में प्रदर्शनों का उल्लेख करने का अपना तरीका होता है। इस भाषा के सृजन द्वारा जिसमें कुछ कूट अर्थ भी होते हैं, वे अर्थों और उनके महत्व का अपना संसार बनाते हैं। स्त्रियां भी अपनी भाषा बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके द्वारा वे अपना निजी समय प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों के नियंत्रण से बाहर होता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब में स्नान करते समय और नगरीय क्षेत्रों में छतों पर कपड़े सुखाते समय एकत्रित करना। किसी भी संस्कृति की अनेक उपसंस्कृतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि संभ्रांत और कामगार वर्ग के युवा उपसंस्कृतियों की पहचान शैली, रुचि तथा संघ से होती है। किसी विशेष उपसंस्कृति की पहचान उनकी भाषा, कपड़ों, संगीत के विशेष प्रकार के प्रति प्राथमिकता या उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं के प्रकार से की जा सकती है। उपसंस्कृत समूह एक संबद्ध इकाई के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो समूह के सदस्यों को पहचानता है। ऐसे समूहों में नेता तथा अनुयायी हो सकते हैं, परंतु समूह के सदस्य समूह के उद्देश्यों से वचनबद्ध होते हैं, इकट्ठे होकर इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे आस पड़ोस के युवा सदस्य क्लब बना सकते हैं ताकि अपने आप को खेलों तथा अन्य संरचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जा सके। ऐसे कार्यों से सदस्यों की समाज में सकारात्मक छवि बनती है। इससे सदस्यों को अपनी छवि सकारात्मक बनाने में मदद मिलती है। क्रियाकलाप, क्या आपको अपने आसपास में बने किसी उप सांस्कृतिक समूह की जानकारी है? आप इसको पहचानने में कैसे सफल हुए? से सहायता नहीं मिलती, अपितु इससे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा भी मिलती है। समूह के रूप में उनकी पहचान के रूपांतरण होता है। समूह अपने को अन्य समूहों से अलग करने में सक्षम है और इस तरह आस पड़ोस में स्वीकृत और मान्यता द्वारा अपनी पहचान बनाता है। निर्जाति केंद्रवाद, जब संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी निर्जाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। निर्जाति केंद्रवाद से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के व्यवहार के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। इसका अर्थ है इन सांस्कृतिक मूल्यों को मानदंड या मानक के रूप में प्रदर्शित किया गया था, उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं तथा मूल्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। हम पिछले अध्याय 1 और 3 विशेष रूप से धर्म पर हुई चर्चा में देख भी चुके हैं। समाजशास्त्र किस प्रकार से एक आनुभविक शास्त्र है न कि मानकीय। निर्जाति केंद्रवाद की तुलनाओं में निहित सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना उपनिवेशवाद की स्थितियों में स्पष्ट दिखाई देती है। थॉमस बॉबिंगटन मैकाले के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए शिक्षा 1835 के प्रसिद्ध विवरण में निर्जातीयता का उदाहरण दिया गया है। जब वे कहते हैं कि हमें इस समय
एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लोगों के बीच दुभाषियों का कार्य करे। व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो खून तथा रंगों में भारतीय हो, परंतु रुचि में, विचार में, नैतिकता तथा प्रतिभा में अंग्रेज हो। निजात केंद्रवाद विश्व नागरिकतावाद के विपरीत है, जो कि अन्य संस्कृतियों को उनके अंतर के कारण महत्व देती है। विश्व बंधुता पर्यवेक्षण में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मूल्यों तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों और आस्थाओं के अनुसार नहीं करता। यह विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भावना और उन्हें अपने अंदर समायोजित करता है। एक दूसरे की संस्कृति को समृद्धि बनाने के लिए सांस्कृतिक विनिमय तथा लेन देन को बढ़ावा देता है। विदेशी शब्दों को लगातार अपनी शब्दावली में शामिल करके अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का मुख्य साधन बनकर उभरी है। पुनः हिंदी फिल्मों के संगीत की लोकप्रियता को पाश्चात्य पॉप संगीत और साथ ही भारतीय लोकगीतों की विभिन्न परंपराओं तथा भंगड़ा और गजल जैसे अर्धशास्त्रीय संगीत से ली गई देन का परिणाम मान सकते हैं। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशंसक होता है। बाहर से पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता, परंतु ऐसे सभी प्रभावों को सदैव इस प्रकार शामिल किया जाता है कि ये देशी संस्कृति के तत्वों के साथ मिल सके। विदेशी शब्दों को शामिल करने के बावजूद अंग्रेजी अलग भाषा नहीं बन पाई, न ही हिंदी फिल्मों के संगीत ने अन्य जगहों से उधार लेने के बावजूद अपना स्वरूप खाया। विविध शैलियों, रूपों, श्रव्यों तथा कलाकृतियों को शामिल करने से विश्वव्यापी संस्कृति को पहचान प्राप्त होती है। आज सार्वभौमिक विश्व में जहाँ संचार के आधुनिक साधनों से संस्कृतियों के बीच अंतर कम हो रहे हैं, एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को विभिन्न प्रभावों द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देता है। आप देखें, निम्न शब्द जो अभी आपके सामने रखे जा रहे हैं कैसे प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश शीघ्र ही विश्व विजेता बनेगी। प्रचलित कुछ इंग्लिश शब्दों में एयर डैश, ट्रेवल बाय एयर, चड्ढीस अंडरपेंट्स, चाय, इंडियन टी, करोड़ 10 मिलियन, डकैत थीप, देसी लोकल, टिक्की बूट, गोरा व्हाइट पर्सन, जंगली, अनकाउथ, लॉग, लंपट, ठग, ऑप्टिकल, स्पेक्टिकल्स, प्रीपोन, ब्रिंग फॉरवर्ड, स्टेपनिंग, स्पेयर टायर तथा गुडविल, फियांसे या फियांसी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश में ऐसे अनेक शब्द या वाक्यांश शामिल हैं जिन्हें ब्रिटेन या अमेरिका वासी शायद आसानी से न समझ सकें। इनमें से कुछ अप्रचलित शब्द जैसे पक्का है, जो राज्य के स्मृति चिन्ह है। अन्य नवनिर्मित शब्द भी है जैसे टाइम पास, जिसका अर्थ है समय व्यतीत करने के लिए कोई भी कार्य करना। भारत में व्यवसाय करने को आकर्षित करने सफलता ने हाल ही में एक नई क्रिया को जन्म दिया है। वे व्यक्ति को किसी कंपनी के कर्मचारी न होकर भारत से उसके लिए कार्य करते हैं। उन्हें बैंगलोरड कहा जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन, इसे हम शेष अंक में विद्यार्थियों के सम्मुख रखेंगे।